हेलो फ्रेंड्स, मैं ओमकार और आज मैं वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया की स्टोरी सुनाने वाला हूँ। तो चलिए बिना किसी अड़चन के वीडियो शुरू करते हैं। सन 2 अगस्त 1858 को क्वीन इंग द्वारा ब्रिटिश हथियारों की जीत की घोषणा के एक महीने से भी कम समय के बाद संसद ने भारत सरकार अधिनियम पारित किया, जिसमें ईस्ट इंडिया कंपनी लिए दोषी ठहराया गया था से भारत पर ब्रिटिश सत्ता को ताज में स्थानांतरित कर दिया गया। व्यापारी कंपनी की अवशिष्ट शक्तियां भारत के राज्य सचिव ग्रेट ब्रिटेन के कैबिनेट के एक मंत्री निहित थी, जो लंदन में भारत कार्यालय की अध्यक्षता करेंगे और विशेष रूप से वित्तीय मामलों में भारतीय परिषद द्वारा सहायता और सलाह दी जाएगी, जिसमें शामिल थे प्रारंभ में 15 ब्रिटेनिया में से 7 पुरानी कंपनी के कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स में से चुने गए थे और जिनमें से 8 को क्राउन द्वारा नियुक्त किया गया था। हालांकि 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में ब्रिटेन के कुछ सबसे शक्तिशाली राजनीतिक नेता भारत के लिए राज्य सचिव बने। भारत सरकार पर वास्तविक नियंत्रण ब्रिटिश वायसराय के हाथों में रहा, जिन्होंने अपना समय कलकत्ता और शिमला के विभाजित किया और लगभग 1500 भारतीय सिविल सेवा ICS अधिकारियों के उनके स्टील फ्रेम के पूरे ब्रिटिश भारत में मौके पर तैनात किया गया था। सामाजिक नीति 1 नवंबर 1858 लॉर्ड कैनिंग ने भारत के राजकुमारों, प्रमुखों और लोगों के लिए रानी विक्टोरिया की घोषणा की थी, जिसने ब्रिटिश भारत के भीतर धार्मिक विश्वास या पूजा के मामलों में मूल राजकुमारों और गैर हस्तक्षेप के लिए स्थायी समर्थन की नई ब्रिटिश नीति का अनावरण किया। घोषणा ने रियासतों के विलय के माध्यम से लॉर्ड डलहौजी की राजनीतिक एकीकरण की पूर्ण नीति को उलट दिया और राजकुमारों को भी किसी भी उत्तराधिकारी को अपनाने के लिए स्वतंत्र छोड़ दिया गया था, जब तक कि वे सभी ब्रिटिश ताज के प्रति निष्ठा की शपथ लेते थे। 1876 में प्रधानमंत्री बेंजामिन डिज़रायली के प्रोत्साहन पर महारानी विक्टोरिया ने भारत की महारानी की उपाधि को अपने शासन में जोड़ा। ब्रिटिश एक और विद्रोह की आशंका और भारत राज्यों को विद्रोह की किसी भी भविष्य की ज्वरीय लहरें के खिलाफ प्राकृतिक ब्रेकवाटर के रूप में मजबूत करने के लिए दृढ़ संकल्प ने इस प्रकार जीवित रहने के लिए निरंकुश रियासतों के 560 से अधिक परिक्षेत्रों को छोड़ दिया। पूरे ब्रिटिश भारत में पूरे 9 दशकों के ताज शासन के लिए धार्मिक गैर हस्तक्षेप की नई नीति समान रूप से आवर्ती विद्रोह के डर से पैदा हुई थी, जिसे कई ब्रितानियों को मानना था कि रूढ़िवादी हिंदू और मुस्लिम प्रतिक्रिया के कारण उपयोगितावादी सकारात्मकता के धर्मनिरपेक्षता और ईसाई मिशनरियों के धर्मांतरण के खिलाफ प्रतिक्रिया हुई थी। इसलिए ब्रिटिश उदार सामाजिक धार्मिक सुधार 3 दशकों से अधिक समय तक रुका रहा। अनिवार्य रूप से ईस्ट इंडिया कंपनी के हिंदू विधवा पूर्ण विवाह अधिनियम 1856 से लेकर क्राउन के डरपोक सहमति अधिनियम 1891 तक, जिसने केवल सहमति के लिए वैधानिक बलात्कार की उम्र बढ़ा दी 10 साल से 12 साल तक की भारतीय दुल्हन। उस अवधि के दौरान भारत जाने वाले ब्रिटिश अधिकारियों को विशिष्ट रवैया, जैसा कि अंग्रेजी लेखक रुडयार्ड किपलिंग ने कहा था, गोरे आदमी का बोझ उठाना। कुल मिलाकर ताज के लिए अपनी भारतीय सेवा के दौरान ब्रिटेन के लोग सुपर नौकर शाहों के रूप में रहते थे। पक्का साहिब अपने निजी क्लबों
और अच्छी तरह से संरक्षित सैन्य छावनियों, जिन्हें शिविर कहा जाता है, में मूल संदूषण से जितना संभव हो उतना दूर रहते थे, जो उस युग में पुराने भीड़ भाड़ वाले देशी शहरों की दीवारों से परे बनाए गए थे। नए ब्रिटिश सैन्य खंभों को शुरू में पूर्ण गठित ब्रिटिश रेजिमेंटों के लिए सुरक्षित ठिकानों के रूप में खड़ा किया गया था, और जब भी ज़रूरत हो घुड़सवार सेना के लिए पर्याप्त चौड़ी सीधी सड़कों के साथ डिज़ाइन किया गया था। पुरानी कंपनी की 3 सेनाएं बंगाल, बॉम्बे यानी कि मुंबई और मद्रास, चेन्नई में स्थित है, जिसमें 1857 में केवल 43,000 ब्रिटिश से 2,28,000 देशी सैनिक थे। 1867 तक 63,000 ब्रिटिशों से 1,40,000 के अधिक सुरक्षित मिश्रण के लिए पुनर्गठित किया गया था। भारतीय सैनिक चुनिंदा नई ब्रिटिश भर्ती नीतियों को ने सशस्त्र सेवा से भी गैर मार्शल अर्थात पहले से विश्वासघाती भारतीय जातियों और जातीय समूह सैनिकों को मिलाया। इस प्रकार किसी भी जाति या भाषाई और धार्मिक समूह को ब्रिटिश भारतीय गैरिसन पर फिर से हावी होने की अनुमति नहीं थी। भारतीय सैनिकों को कुछ परिष्कृत हथियारों को संभालने से भी प्रतिबंधित कर दिया गया था। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक गाना सुनाना चाहूँगा। आओ बच्चों तुम्हें दिखाए। ये गाना मैं आपको सुनाना चाहूँगा शॉर्ट में कट करके। तो चलिए गाना शुरू करते हैं। आओ बच्चों तुम्हें दिखाए झांकी हिंदुस्तान की, इस मिट्टी से तिलक करो ये धरती है बलिदान की। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। उत्तर में रखवाली करता पर्वत राज विराट है, दक्षिण में चरणों को धोता सागर का सम्राट है। जमुना जी के तट को देखो गंगा का ये घाट है, बाट बाट में हाट हाट में यहाँ निराला ठाट है। देखो ये तस्वीरें अपने गौरव की अभिमान की, इस मिट्टी से तिलक करो ये धरती है बलिदान की। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। जलियांवाला बाग देखो यही चली थी गोलियां, ये मत पूछो किसने खेली यहाँ खून की होलियां। एक तरफ बंदूकें दंदन, एक तरफ थी टोलियां, मरने वाले बोल रहे थे इनकलाब की बोलियां। यहाँ लगा दी बहनों ने भी बाजी अपनी जान की, इस मिट्टी से तिलक करो ये धरती है बलिदान की। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। ये देखो बंगाल यहाँ का हर चप्पा हरियाला है, यहाँ का बच्चा बच्चा अपने देश पे मरने वाला है। ढाला है इसको बिजली ने, भूचालों ने पाला है, मुट्ठी में तूफान बना है और प्राण में ज्वाला है। यही जन्मभूमि है अपने वीर सुभाष महान की, इस मिट्टी से तिलक करो ये धरती है बलिदान की। ऐसे 1858 से 1947 तक हमारे यहाँ ब्रिटिश ने राज किया था और बाद में हमें आज़ादी मिली थी। अगर आपको ये भी जानना है कि 1947 के आज़ादी के बाद क्या हुआ था, तो देखिए जेट सेट फ्लाई फैक्ट का ये वीडियो 1947 का इंडिया कैसा था, हाउ इंडिया लुक इन 1947। ये आप वीडियो देखिए जेट सेट फ्लाई फैक्ट
चैनल का, जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। तो चलिए गाइस, बाय बाय। ये थी हमारी आज की स्टोरी, जो मैंने आपको ब्रिटिश ने जब राज करना शुरू किया था और वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस था तब की ये स्टोरी बताई है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, सब कुछ कीजिए। वीडियो को फेमस कर दीजिए और हमारे चैनल को फेमस कर दीजिए। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। भारत माता की जय, भारत माता की जय। वंदे मातरम, वंदे मातरम, जय हिंद।